बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे और जो बयान बताएंगे आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब इसकी रेमिफिकेशन और असरात आलमी मालियाती इदारों और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या होने हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसको कैसे लेंगे, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे लेंगी, पाकिस्तान के इंपोर्टर पर क्या असर होगा, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पर क्या असर होगा, ओवरऑल कारोबारी दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, डॉलर और रुपए के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा, और इसके साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, वो तो मैं माशी तज्जिया निगारों को उस पर बात करने दूंगा। लेकिन जो इसकी सियासी साइड है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि चंद ही हफ्ते पहले तक याद कीजिए यही तमाम के तमाम लोग हमें ये बताते थे कि हमने रियासत बचाई है सियासत की कुर्बानी देके। आपको चंद हफ्ते पुरानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है जो लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ साहब ने बैठकर की थी। शहबाज शरीफ साथ बैठे थे, सामने बिल्कुल लौंडा लपाड़ा जी बैठे थे और उनके साथ सुहेल वड़ाइच साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और बहुत सारे अकाबरीन बैठे थे। और वहां पर बैठकर यह बात की थी नवाज शरीफ साहब ने कि मैं हुकूमत नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि पाकिस्तान दिवालिया कर दिया है इमरान खान ने, तो इसलिए दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाने के लिए मैंने शहबाज को कहा, मतलब कि शहबाज शरीफ को, कि शहबाज निके ये नहीं होने देना, सियासत जाती है तो जाए, पाकिस्तान को बचाना है। तो फिर हमने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। और फिर हाल में मौजूद तमाम पटवारियों ने इस पर तालियां भी बजाई और नवाज शरीफ साहब ने खुशी से वो तालियां रिसीव की। ये इन्होंने अब से चंद हफ्ते पहले हमें बताया था और आज इनका फॉर्म 47 पर जाली तरीके से जीत कर आने वाला और असल में अम्मा रेहाना डार से हारने वाला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो डिफेंस मिनिस्टर है, चौधरी निजामुद्दीन का सबसे चहेता, खुद से लाया हुआ, अपना ही वजीर बनाया हुआ, वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि असल में ये लोग झूठ बोलते हैं और अंधाधुंध झूठ बोलते हैं और अब शायद मुंह से सच निकलना शुरू हुआ है मजबूरी में। याद कीजिए जब इमरान खान की हुकूमत ये गिरा रहे थे तो हर दिन यही कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, इसलिए हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ख़राब हालत में है। यही बात आप याद कीजिए उस वक्त के जनरल बाजवा सहाफ़ियों को बताते थे, यही पूरे का पूरा बयानिया इमरान खान के खिलाफ बनाया जाता था। लेकिन आज इनके अपने लोग मान रहे हैं कि वो सब झूठ था। मोहम्मद जुबैर साहब, इनके अपने तर्जुमान, ये कहते हैं कि इमरान खान के ज़माने में आखिर पर भी उनकी हुकूमत जब गिराई गई तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो 17 अरब डॉलर से ज़्यादा थे। पाकिस्तान दिवालिया होने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी उस टाइम मुस्तहकम थी, 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। चलें, मोहम्मद जुबैर साहब को छोड़ देते हैं। आयशा गौस पाशा साहबा जो एक्टिव तरीके से नून लीग की इकोनॉमिक साइड को देखती हैं, उनके शौहर और पाकिस्तान के मायानाज, आप उन्हें जो इक्तिसादी एक स्कॉलर, मुफक्कर कह लें, लिखने वाले कह लें, प्रोफेसर कह लें, उनको उनका नाम हफीज़ पाशा है, वो भी, डॉक्टर हफीज़ पाशा भी वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि इमरान खान के ज़माने में इकॉनमी बहुत बेहतर प्रोग्रेस कर रही थी, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं था, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 17 बिलियन से ज़्यादा थे और आज इनके पास मांगे तांगे के पैसों के साथ भी 7-8 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे मौजूद नहीं हैं। और आज ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है और हम किसी किस्म का रिलीफ पब्लिक को नहीं दे सकते। तो ये अंधाधुंध झूठ जो आपने बोले थे, ये जो आपने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया था उस ज़माने में कि इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया या दिवालिया होने लगा है और हम आए हैं, आपने कहा था हम आए हैं, हमने अपनी
सियासत झोंक दी है और हमने रियासत बचाई है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, तो फिर अब ये क्या बकवास है? अब ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं ख्वाजा साहब? आपकी हुकूमत थी 16 महीने, उसके बाद भी आप ही की हुकूमत थी, चौधरी निज़ामुद्दीन की और आपकी काकड़ साहब जब थे। अब फिर आप हुकूमत में, आप और निज़ामुद्दीन इकट्ठे हैं, तो ये दिवालिया किसने किया है? आपने तो बचा लिया था चंद हफ्ते पहले। तो आपका नाराज नवाज शरीफ हमें ये बता रहा था। इसी में से अगली स्टोरी निकलती है, जो अगली कहानी है वो आपको जो तोहफा दिया है नून लीग ने, 290 रुपए का पेट्रोल कर दिया है ईद के ऊपर। ईद के लिए अवाम को ख़ास तोहफा दिया है 290 रुपए का पेट्रोल की प्राइस करके। और आपके सामने कुछ पेट्रोल के सिलसिले में भी इनके झूठ रखता हूं, तो आपको समझ आएगी कि ये माजी में आपको कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अच्छा जी, इसी में से अगली खबर निकलती है और वो खबर ये है कि पेट्रोल का नया तोहफा आपको ईद पर दिया गया है। ईद पर पेट्रोल की प्राइस अब 290 रुपये लीटर कर दी गई है। जी हाँ, पेट्रोल 10 रुपये लीटर फिर बढ़ाया गया है और अब उसकी कीमत जो है वो 290 रुपये कर दी गई है फ़ी लीटर। और अब मैं, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने दिवालिया हो चुका है, हो रहा है, और अब कह रहे हैं हो चुका है, और हमने दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, सियासत ख़त्म कर दी, रियासत बचा ली, ये सब झूठ मैंने आपको इनके बताए। अभी मैं आपको इनके पेट्रोल के ऊपर झूठ बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि जब एक ईद पर इमरान खान साहब की हुकूमत में ईद से ज़रा पहले पेट्रोल को 2 रुपये शायद महंगा हुआ था, 118 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था। जी हाँ, कितना जी? 118 रुपये फ़ी लीटर उस टाइम पेट्रोल था। हमारी बाजी मरियम ने तकरीर की थी और कहा था कि ईद की आमद आमद है, बताएं अब गरीब आदमी कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे गुजारा करेगा। सुनिए बाजी मरियम क्या कहती थी। ईद की आमद आमद है, सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें, बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो, अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। आपने सुन लिया। इसके साथ ही अब शहबाज शरीफ साहब को सुनिए कि वो आपको बताते हैं कि कैसे 70 रुपए लीटर तक पेट्रोल जो है वो सस्ता किया जा सकता है फौरी तौर पर, और उस पर हुकूमत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये जरा शहबाज शरीफ साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं वो सुनिए। अब तेल करवाता हूं, बगैर तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन, इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, मगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कीमतों में इन्फ्लेशन में कमी आएगी और इसका फायदा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मरियम और शहबाज शरीफ साहब कदरे थोड़े बेवकूफ़ थे, ये बातें कह चुके हैं। आपको अब हम नवाज शरीफ साहब का सुनाते। वो कहते हैं रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा दिया। कितना जी? रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा दिया। सुनिए। आगे निकल चुका है और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। आपने सुना। अब शहबाज शरीफ भी सुन लिए, नवाज शरीफ भी सुन ली, मरियम भी सुन ली। आपको लग रहा होगा दूसरे नहीं होंगे। ये पाकिस्तान के मायानाज पॉलिटिशियन शायद अब जिंदा नहीं हैं। अजरा मजाक कह रहा हूं, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। लेकिन अगर जिंदा होते तो कोई बात करते। सुनिए, जब ये जिंदा होते थे तो क्या बात करते थे। मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, इट इज ओनली 5 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी उन गरीबों का
उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयर। वक्त पेट्रोल की है जनाब चेयर। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर दीज आर द हाईएस्ट रेट्स ऑफ पेट्रोल दैट दिस कंट्री हैज एवर विटनेस्ड। आपने सुना, सिर्फ यही नहीं, हमारे बहुत सारे जय्यद किस्म के सहाफी, लौंडा लपाड़ा जी, मंसूर अली खान साहब का तो टाइटल था, 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो जिबा हो जाते थे। बिल्कुल वो सड़कों पर बस कपड़े उतार के मातम नहीं करते थे, बाकी सब कुछ करते थे। सतारा इम्तियाज वाली गरीदा फारूकी हों या तमाम लोग हों, वो नोहे पढ़ते थे, अपने सर पीटते थे। नसरुल्लाह मलिक हों या कोई और लोग हों, बताते थे कि पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर दिया जब 118 रुपए पे पेट्रोल था, और बताते थे कि इमरान खान ने कितना जुल्म कर दिया। आज जब 290 रुपए के ऊपर पेट्रोल है तो वो तमाम सहाफ़ी अगर आज ज़िंदा होते तो ज़रूर बात करते। अल्लाह उनकी सहाफ़ती मग़फ़रत करे, वैसे तो उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अल्लाह उनकी सहाफ़ती मग़फ़रत फरमाए, क्योंकि आज अगर वो और उनकी किसी किस्म की सहाफ़त भी ज़िंदा होती तो ज़रूर 290 रुपए वाले पेट्रोल पे बात करते। भला ऐसे बंदा क्यों मुनाफ़िक क्यों हो सकता है? ऐसी मुनाफ़िकत तो नहीं हो सकती थी ना कि एक बंदा जिसको 118 रुपए लीटर वाला पेट्रोल महंगा लगे, उसको 290 रुपए वाला लीटर वाला पेट्रोल सस्ता लगे। इतना मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। ज़रूर इनकी सहाफ़त रहलत फरमा गई होगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, हौसला इनके लवाकीन, जो इनके सहाफ़ती लवाकीन हैं, उन्हें अल्लाह हौसला दे। वैसे जो दूसरी इनकी ज़िंदगी है उसमें तो हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया इनके बच्चों पर सलामत रखे। भले हराम कमा के दे रहे हैं लेकिन चलें, दे तो रहे हैं अपने बच्चों को। बहरहाल ये खामोश हैं बिल्कुल। अब या तो मैंने जैसे आपको कहा कि सहाफ़त रहलत फरमा गई है, या फिर अमीर हो गए हैं कि 290 भी इनको महंगा नहीं लगता, या फिर बेशरम हो गए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, देयर इज़ नो मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस कि 118 वाला आपको महंगा लगे और 290 पर आप बिल्कुल खामोश हों, आपकी तरफ से कोई बात ना हो। बहरहाल ये पेट्रोल का तोहफा है। लेकिन आगे चलते चलते ज़रा वीलॉग थोड़ा सीरियस हो गया तो आपके सामने एक लतीफ़ा रख देते हैं। वो ज़रा ये स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देखिए जो अज़मा बुखारी साहबा की है। उन्होंने कहा कि अब बाजी क्योंकि हमारी चिल भी नहीं करती और छुट्टी भी नहीं करती, तो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इमर्जिंग इकानमी कहना शुरू हो गई है। इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक देहाती बगैर वज़ू के मस्जिद में जा घुसता है। वहाँ पर एक ज़रा दीन को समझने वाले शख्स होते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई इसने वज़ू नहीं किया, तो वो कहते हैं भाई वज़ू कर लो, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। तो वो कहता नहीं होती है। उसने कहा कैसे होती है? उसने कहा मैंने कई दफ़ा पढ़ी है। तो बात ये है कि इनका क्या है, इमर्जिंग इकॉनमी पाकिस्तान है या नहीं है? एक तरफ वज़ीर दिफा कह रहा है पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, और ये छोटी कनीज़ बेचारी कह रही है कि पाकिस्तान को लोग इमर्जिंग इकॉनमी कह रहे हैं। मतलब इना झूठ बोल देने, अन्य वाह झूठ बोलते हैं ये, मतलब समझ नहीं आती। दूसरी तरफ वो ड्रामा देखें नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ नाराज़ है, नवाज शरीफ नाराज़ है। हमें ये बताया जाता है नवाज शरीफ नाराज़ है। किस बात पे नाराज़ है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत लेने पर नाराज़ है। अच्छा। नवाज शरीफ इसाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने पे नाराज़ है। अच्छा। फिर नवाज शरीफ के वो सारे केसेस उसी हुकूमत के अंदर जाली तरीके से, नाराज़ नवाज शरीफ के सारे करप्शन के केसेस ख़त्म करवाए जाते हैं। नवाज शरीफ नाराज़ है, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आता है और नादरा और सब कुछ एयरपोर्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। नाराज़ नवाज शरीफ की सारी अपीलें ख़त्म कर दी जाती। फिर नाराज़ नवाज शरीफ आकर गवर्नर हाउस में हमें बताता है कि मैं नाराज़ था लेकिन मैंने निक्के नु किया कि देखो सियासत नहीं रियासत बचानी है, तो फिर निक्के ने बचाई, तो तालियां बजाओ भाई सारे लिफाफों आगे बैठ के, ताकि मेरी नाराज़गी ज़रा थोड़ी कम हो। तो नवाज शरीफ नाराज़ है, नाराज़गी में ही सारे केस भी ख़त्म करवा लिए, नाराज़गी में भाई को वज़ीर आज़म भी बनवा लिया, नाराज़गी में ही इसाक डार ने फिर चूना लगा दिया वज़ीर ख़जाना बन के, नाराज़गी में ही फिर जाली तरीके से जीत भी गए। हाँ जी, नाराज़गी में वो उधर से गुस्तासब साहब ने बुरी तरह से हराया, इधर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 पे हराया, लेकिन नवाज शरीफ क्योंकि नाराज़ थे, नाराज़गी में ही फॉर्म 47 पर जीत गए। नाराज़गी में हल्फ भी उठा लिया नवाज शरीफ साहब ने। ये नहीं, नाराज़गी में चलो बंदा जब नाराज़ होता है ना, गुस्से में होता है, तो बंदा थोड़ा सच भी बोलता है, तो अपने आप से सच बोलते हैं कि यार अब इंशा जी उठो, अब कूच करो, अब हार गए, अब हमारी इज्जत ही नहीं रही इतनी कि यहाँ हल्फ उठाएं। नाराज़गी में हल्फ भी उठा लिया, नाराज़गी में जाकर वोट भी भाई को डाल दिया। नाराज़ है नवाज शरीफ, ये
नाराज में इतना कुछ कर लिया, नाराजगी में कल परसों हेलीकॉप्टर के लिए नया हेलीपैड भी ले लिया है। मीन के बच्चे जहां क्रिकेट खेलते थे वहीं पर हेलीपैड बना दिया, उस क्रिकेट ग्राउंड पे कब्जा कर लिया नाराजगी में ही बेटी ने कैंप ऑफिस बना दिया, वहां पर बैठ के मीटिंग्स भी करते हैं पंजाब की, नाराजगी में ही बेटी के साथ काबीना की मीटिंग्स शेयर करते हैं। सारा कुछ ही नाराजगी ना कर रहे हो मियाँ साहब, जे तुसी राजी होंगे तो तुसी ते खा जाना सी सारिਆਂ ਨੂੰ। नाराजगी में ही कोई 10-20 अरब का सिर्फ रमजान निगहबान पैकेज में आपने काम डाल दिया। आप नाराज हैं, आपकी बेटी ने 2,73,00,000 के टायर डलवा लिए गाड़ी को। अगर आप राजी होते तो आप हमारा क्या शुरू करते? जनाब माफ़ी दें आप हमें, आप बस नाराज़ ही रहें, क्योंकि अगर आप राज़ी हो गए तो आप तो खा जाएंगे सबको, आप तो वो अजदा बन जाएंगे जिससे कोई चीज़ नहीं छूटेगी। अभी नाराज़गी में आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आपका वज़ीर दफ़ा कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, निक्की कनीज़ कह रही है कि पाकिस्तान इमर्जिंग इकॉनमी है। ओ भाई पहले घर च सलाह कर लो, पहले छड़े घर सलाह कर लो, ताकि कोई समझ आ जाए कि हमें क्या बताना है, हमने दुनिया को क्या बताना है कि जो जोकर हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं, असल में अब पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हामिद मीर साहब का बयान है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ अभी पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये जो 6 जजेस का खत है, इसमें जजेस जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और आईएसआई पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असल में तो आईएसआई का और सियासत का और जजेस का कोई लेना देना नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 6 जजेस के ऊपर। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तो मुझे खुद कहा था कि आईएसआई ने मुझे कहा है कि आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, आप अपने भाई को डिसोन कर दें, उनके खिलाफ बयान दे दें। तो हामिद मीर कह रहे हैं कि ये शख्स जो माजी में खुद इल्ज़ामात लगाता रहा, ये कैसे कह सकता है अभी? तो माजी और अभी इनका मिलता नहीं है। इसके साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो कहते हैं कि हुकूमत के पास अक्सरियत है ही नहीं, ये जाली 47 पर जीत के आई। जब अक्सरियत ही नहीं है तो ये फैसले कैसे करेंगे? जब अक्सरियत ही नहीं है तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सारे का सारा निज़ाम ही गलत है और ये सारे केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी बने हुए हैं और इन सियासी केसेस को ख़त्म होना चाहिए। जब ना इस मुल्क में जज ही महफूज नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने अब तो ख़त लिख दिया, जज ही महफूज नहीं है तो फिर यहाँ पर रियासत क्या चलानी है और सिस्टम क्या चलाना, और हुकूमत की अक्सरियत मशकूक है। तो ये सारे सिस्टम को ठीक किया जाए और राय रास्त पर जो है वो सारी की सारी चीज़ें लानी चाहिए। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने करूंगा मैं सुहेल वड़ाइच साहब की, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बयान है और वो बयान है जो वज़ीर आला सिंध हैं। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। मतलब कि ये नहीं कि वो पढ़े लिखे बंदे नहीं, ऐसे ही उन्होंने बात कर दी है। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी कच्चे के डाकुओं के पास मिलिट्री ग्रेड का असला है, मिलिट्री का असला है। उन्होंने कहा कि कच्चे के डाकू जो है ना, उनके पास मिलिट्री ग्रेड का असला कहाँ से पहुँचता है, कहाँ पहुँचाता है, ये समझ नहीं आती। ये तो अब मुराद भाई आप ही ने हमें समझाना है, क्योंकि आप मेरे ख्याल 3 के चौथी दफ़ा वज़ीर आला सिंध बन रहे हैं और लगातार कच्चे पक्के सारे एरिए के ऊपर आप ही की नज़र है। हुण जे ये भी मैं दसना है कि पता करके, तो फिर ये तो काम ख़राब हो गया। तो ये मेरे भाई आप ही ने बताना है कि ये मिलिट्री का असला जो है, ये मिलिट्री ग्रेड का असला जो आप फरमा रहे हैं, ये कच्चे के डाकुओं के पास से कैसे पहुँचता, और क्या ये कच्चे के डाकुओं पर हाथ नहीं डाला जा सकता? या फिर हम इस असदहे को पहले बहुत बड़ा कर रहे हैं और पहले हम दिखाएंगे कि सब बेबस हो गए और फिर अचानक से कोई आके ऑपरेशन करेगा और फिर दाद दी जाएगी कि देखें, पहले हम बहुत सारे लोग हमारे अपने मरने देंगे और फिर हम एक कामयाब ऑपरेशन करेंगे और फिर कहेंगे देखें, जब भी कोई आफत होती है तो फिर ऑपरेशन होता है और फिर लोगों को उसमें से निजात दी जाती है। तो क्या फिर इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर अच्छी PR हो जाएगी? मेरे ख्याल में फौरी ऑपरेशन करना चाहिए वहाँ। जो भी हमारे इदारे जिनके पास ये ताकत है कि वहाँ ऑपरेशन करके लोगों को कोई सहूलत दी जा सकती है। पिछले 2-3 साल से ये क्यों बंद किया हुआ है हमने वहाँ पर ये सारा ऑपरेशन? क्यों इतने सारे लोगों को वहाँ पर आपने कत्ल करवा दिया है? क्यों कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? और अब आप बता रहे हैं कि मिलिट्री ग्रेड का असला वहाँ पर है। अच्छा जी, जो अगली खबर मैं आपके सामने रखूँगा वो है सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया है कॉलम में, और ख्वाब में उन्होंने कहा है कि मैं एक बेवकूफ़ और दीवाना सा बंदा हूँ। अब शुरू में तो उन्होंने अपना ख्वाब बताया, उन्होंने शुरू में ये बताया है कि मैंने ख्वाब देखा कि नवाज शरीफ जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत गए हैं, मुल्क में पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मुल्क के अंदर इकॉनमी इनकलाब आ गया है, सरसब्ज़ और हलाली हर चीज़ फिर रही है मुल्क के अंदर, बहुत ही बेहतरीन इकॉनमी चल रही है, गरीब जो है वो अमीर हो गया है, मुल्क के अंदर आसूदगी है। इमरान खान के तमाम सियासी केसेस, आम माफ़ी का ऐलान नवाज शरीफ ने कर दिया है, वो भी जेल से बाहर हैं, पाकिस्तान बहुत भरपूर तरक्की कर रहा है। और फिर अचानक से मेरी आँख खुल जाती है
और मुझे अंदाज़ा होता है कि ये तो दीवाने का ख्वाब था, मैं अहमक था जिसका ये ख्वाब था। अब यहाँ पर शायर असल में कुछ कहना चाहता है। शायर यहाँ पर, शायर का मतलब हमारा भाई सुहेल वड़ाइच असल में ये हमें बताना चाहता है कि अगर नवाज शरीफ आ जाते ना, ये नवाज शरीफ नहीं आए तो सब कुछ हो रहा है। वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को आने दिया जाता ना और चौधरी निज़ामुद्दीन ने आने नहीं दिया, अगर नवाज शरीफ आ जाता 2/3 से तो फिर ये सब कुछ होना था और इमरान खान को भी छोड़ देना था और आसूदगी भी आ जानी थी और नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या कर देना था। तो असल में शायर गिला कर रहा है कि ये जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब ऐलान कर रहे हैं कि बैंकरप्सी हो गई है, ये इसलिए सब कुछ नहीं हो पाया कि नवाज शरीफ साहब को नहीं आने दिया गया और 2/3 से नहीं आने दिया गया और वो हार गए और उनको जाली तरीके से जताया नहीं गया। तो शायर अपनी मोहब्बत, उल्फत, अपनी लॉयल्टी का इजहार कर रहा है नवाज शरीफ के साथ कि वो होते तो ऐसा ना होता, और कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, नकम्मा हूँ, मैं नालायक हूँ कि मैं ऐसे ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सुहेल वड़ाइच साहब, आप ना नकम्मे हैं ना बेवकूफ़ हैं, आप हमारे भाई हैं। मजाक में हम बातें कर लेते हैं और आपकी मेहरबानी, आप गुस्सा नहीं करते, उसके ऊपर कभी भी जवाब नहीं देते, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आपके ख्वाब जो हैं ये हम आपको वजह बता देते हैं। एक तो ओजर पंजाबी में ओजरी को ओजर कहते हैं। एक तो जनाब ओजर ਨੂੰ निकाह करो और थोड़ी रोटी शोटी घट खाया करो सौन लगे। मीन आप रात को सोते हुए जो आप अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं वो कम पहुंचाया करें तो आपको ऐसे बेहुदा ख्वाब ना आए। और भी आते होंगे जो आप सुना नहीं सकते होंगे, ये तो आपने सुना के साडा तरा कट देता है। एक तो ज़रा थोड़ा सा अनाज को नुकसान कम पहुंचाएं, खाना कम खाएं, खाने के बाद वॉक करें और नमाज़ पढ़ लिया करें, या वैसे कोई थोड़ा सा अल्लाह को याद किया करें और ईमान के ताज़ा होने और सच्ची बात करने की, कि अल्लाह आपको सच्ची बात करने की तौफीक दे, इसकी दुआ किया करें। यकीन करें आपको ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे। एक तो ये बात कर लें। दूसरा, अगर आपको ये ख्वाब आ ही गया है तो आप नवाज शरीफ को एक फ़ोन करें ना। इस टाइम कौन सा यहाँ मोदी की हुकूमत है या किसी और की, नवाज शरीफ के दुश्मन की हुकूमत है? भाई उनका वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है। तो जो सप उन्होंने आके कटना सी, जो सप वो आपकी सांप वो आपकी ख्वाब में निकाल रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ कर लेना था, वो भाई और बेटी से करवा लें। किसने रोका हुआ है उन्हें? तो जनाब मज़ीद बेवकूफ़ कौम को सुहेल वड़ाइच साहब ना बनाएं। आपका काम, आप एक दानिश्वर हैं, आपका काम लोगों को दानिश देना है, लेकिन उसके लिए आपको अनाज को नुकसान कम पहुंचाना पड़ेगा, खुराक को थोड़ा कम करना पड़ेगा मेहरबानी करके, ताकि आप अच्छे ख्वाब देखें। इस तरह के ये आपको असल में गुबार चढ़ता है, गुबार खाने का, समझ रहे? कूकी जिन्हों कहते हैं, ये तो ख्वाब नहीं आ रहा होंगे, एक कूकी सोच रहे होंगे हो, तो कूकी चढ़ी होंगी है निस्सर के जो सौंदे हो ना, ये तो कूकी चढ़ती है जिद तुम इहो जिहियां गल्लां करते हो। मेरा वीर ना करें, थोड़ा अनाज को कम नुकसान पहुंचाएं और अच्छे अच्छे ख्वाब देखें। लें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, अभी इस टाइम तो नहीं, लेकिन थोड़े चंद घंटों के बाद वो इशू हो जाएगा। सनी देओल जो हैं वो हिंदुस्तान से, उनका आपको किस्सा सुनाएंगे कि क्या हुआ उनके साथ बीजेपी ने किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे पंजाबी वीलॉग में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।